हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। तो आज के सेशन में हम स्पेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसमें स्पेस के इंट्रोडक्शन में हम जो स्पेस के कंपोनेंट हैं, स्पेस के कंपोनेंट में हम देखेंगे, बात करेंगे फर्स्ट यूनिवर्स के बारे में, सेकेंड गैलेक्सी, थर्ड कॉन्स्टलेशन, फोर्थ स्टार, फिफ्थ प्लैनेट, सिक्स ड्वार्फ प्लैनेट बौने तारों के विषय में, बौने ग्रह के विषय में सॉरी, और सेवन मून, एट एस्टेरॉयड, ठीक है। तो हम इसमें इन 8 पॉइंट के विषय में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्पेस कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इसमें हम सारे कंपोनेंट को पॉइंट स्टडी करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो हम इसके विषय में डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं यूनिवर्स। फर्स्ट पॉइंट यूनिवर्स। तो हम यूनिवर्स के बारे में जो भी जानेंगे वो हम पॉइंट जानेंगे और इसके बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम पॉइंट जानेंगे और जो भी इससे रिलेटेड, इसके डिफिनेशन से रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसके विषय में जानेंगे केवल। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं इसका डिफिनीसन। तो डिफिनीसन में हम देख लेते हैं, हम इसके डिफिनेशन में बोल सकते हैं समेशन ऑफ टीनेज सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर तक का जो भी एग्जिस्टेंस में है स्पेस में वो सारा यूनिवर्स कहलाता है। हम इसको समझ सकते हैं से छोटे उप परमाणविक कण से लेके बड़ा से बड़ा मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर तक का जो भी यूनिवर्स स्पेस में एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्स। टीनियड सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर स्ट्रक्चर तक, टीनियस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर तक के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसके समेशन को यूनिवर्स, ठीक है। मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैलेक्सी, कॉन्स्टलेशन, स्टार, प्लैनेट्स ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके विषय में हम आगे डिटेल में जानेंगे। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट हम इसका एज जान लेते हैं। यूनिवर्स का एज क्या है और यह अभी कब तक काउंट किया गया है? तो इसके एज के विषय में 2015 तक इसका एज 13.8 बिलियन ईयर काउंट किया जा चुका है। 2015 तक 13.8 बिलियन ईयर काउंट किया जा चुका है, ठीक है। थर्ड इसका कंपोजिशन के विषय में जैसा कि हम जान चुके कि टीनियस सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर तक का जो भी है, छोटा से छोटा लेके बड़ा से बड़ा तक का स्ट्रक्चर जो भी स्पेस में एग्जिस्ट करता है वो क्या है? उसका समेशन यूनिवर्स कहलाता है। ये हमारे केवल दृश्य ब्रह्मांड की बात है, विजुअल यूनिवर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके कंपोजिशन में हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट। अभी तक रेडियो टेलीस्कोप और ऑप्टिकल टेलीस्कोप से 100 बिलियन, कितना? 100 बिलियन गैलेक्सी अपने यूनिवर्स में आइडेंटिफाई या काउंट की जा चुकी हैं, ठीक है। लगभग 100 बिलियन हम बोल सकते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सी एग्जिस्ट करती हैं। गैलेक्सी के विषय में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो इसमें ये हमारा थर्ड पॉइंट। इसका फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने वाला सबसे मान्य जो थियरी है, जो इसको डिफाइन करता है और फिर इसके इवोल्यूशन में सहायता करता है, ठीक है। तो वो है हमारा बिग
बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, जिसको जार्ज लेमेत्रे ने दिया था। बिग बैंग थियरी किसने दिया था, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो इसको जार्ज लेमेत्रे ने दिया था। इसकी एज के विषय में क्वेश्चन बन सकता है, जो कि 13.8 बिलियन ईयर है। हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे कि इस पर लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है, हमारा प्लैनेट कैसे इवॉल्व हुआ है, सब डिटेल में जानेंगे। ये हम केवल सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन जान रहे हैं। तो ये रहा हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द यूनिवर्स। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्स के बारे में हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं गैलेक्सी के बारे में। तो जैसा आप बैकग्राउंड में इमेज देख पा रहे हैं, वो है हमारा गैलेक्सी का एक इमेज। ठीक है, इसको सबसे पहले आप ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें। तो ये है हमारा गैलेक्सी। तो हम जान लेते हैं दूसरे पॉइंट में गैलेक्सी के बारे में। इसको भी हम पॉइंट पॉइंट समझेंगे, और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके विषय में चर्चा केवल करेंगे। ठीक है, हम इसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इसका डिफिनीसन, जैसा कि डिफिनीसन आपने यूनिवर्स का देखा, वैसे ही गैलेक्सी का भी है। तो यूनिवर्स में सब कुछ आ जाता है। यूनिवर्स में टीनियत सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर तक के स्ट्रक्चर को वो इंक्लूड करता है अपने में। वो अपने में इतने छोटे से लेके बड़ा से बड़ा भाग भी समाहित करता है अपने में। लेकिन इसके डिफिनीशन में हम उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, उतना मतलब वो इतने बड़े भाग को नहीं ये करता है। ये होता है समेसन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार प्लस बिलियंस ऑफ प्लैनेट, आप बोल सकते हैं। अब ये मिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ प्लैनेट में एस्टेरॉयड, मीटियोर सब इंक्लूड हैं, लेकिन ये मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर नहीं है, क्योंकि एक गैलेक्सी का एक लिमिटेड दायरा है और मेगा गैलेक्टिक क्लस्टर इससे बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा गैलेक्सी के बारे में डिफिनीसन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं हम। अब गैलेक्सी को एग्जांपल से समझेंगे। तो हमारा गैलेक्सी का एग्जांपल हम अपने मिल्की वे से समझते हैं, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, मिल्की वे। तो जिस गैलेक्सी में हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा प्लैनेट, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सन, जिस गैलेक्सी में, उसको मिल्की वे बोलते हैं। अब इसको मिल्की वे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है, यह एक नदी की तरह, जैसे कि कोई सफ़ेद नदी एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ऐसे प्रवाहित हो रही हो, सर्पिल आकार में, स्पाइरल शेप में ऐसे प्रतीत होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि इससे अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के गैलेक्सी के निकटतम गैलेक्सी कौन सी है, तो वह है हमारी एंड्रोमीडा। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। एंड्रोमीडा जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये हमारे गैलेक्सी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा गैलेक्सी के बारे में। लाइट ईयर के भी हम जान लेते हैं। 1 लाइट ईयर, जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 2 सेकंड का समय लेता है, वैसे ही 1 लाइट ईयर सनलाइट एक साल में, एक पूरे वर्ष में उसका प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, वो हमारा कहलाता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, एक साल में सनलाइट द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस, एक साल में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी ही 1 लाइट ईयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम कॉन्स्टलेशन के बारे में जानेंगे। ये हमारा गैलेक्सी के विषय में 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और इसका और भी बहुत डिटेल में जा सकते हैं हम, लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कॉन्स्टलेशन। चलिए हम जानते हैं कॉन्स्टलेशन के बारे में। ठीक है, कॉन्स्टलेशन क्या है,
तो हम थर्ड पॉइंट कॉन्स्टेलेशन के विषय में जानते हैं, जिसको हिंदी में हम नक्षत्र बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? नक्षत्र। ठीक है, तो कॉन्स्टेलेशन को भी हम पॉइंट पॉइंट समझेंगे। इसमें भी हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका जो डिफिनीसन है, ये इसका डिफिनीसन सिंपल है, ग्रुप ऑफ स्टार। ग्रुप ऑफ स्टार ही क्या कहलाता है? कॉन्स्टेलेशन। तो इसके डिफिनीसन में ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार ही क्या कहलाता है? कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। जैसा आप बैकग्राउंड में इमेज देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं, वो जो चमकता हुआ पॉइंट है वो स्टार है, और वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए हैं, और वो सारे स्ट्रक्चर एक कॉन्स्टेलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे देखिए, ये बिग डीपर, ये है सीफियस, ये है साइगन्स, और ये है कैसियोपिया। ये देखिए, बिग डीपर, कैसियोपिया, लिटिल डीपर, ये सब अपने गैलेक्सी में जो कॉन्स्टेलेशन है, ये तीनों हैं। और फिर ये कोरोना, जो आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो आप जान लीजिए कि कोरोना नाम का एक हमारा वो भी है, कॉन्स्टेलेशन भी है। ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्स्टेलेशन का डिफिनीसन। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हमारा डिफिनीसन हो गया कॉन्स्टेलेशन का, कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टार होता है जो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि स्पेस का कौन सा कंपोनेंट नेविगेशन का काम करता है। तो नेविगेशन का काम रात्रि के समय में ये कॉन्स्टेलेशन करता है। तो हम इसका फंक्शन क्या, मतलब नेविगेशन समझ लेते हैं। जैसे नाविक जो भी नाव लेके समुद्र में यात्रा करते हैं, वो इसकी सहायता से भी दिशा तय करते हैं। तो ये कॉन्स्टेलेशन एक दिशा निर्देशक भी कह सकते हैं, कि दिशा डायरेक्शन भी देता है कि किस दिशा में है, आप किस दिशा में जाना है, जो कि एक इमेजिनरी व्यू हम बोल सकते हैं, ये क्रिएट करता है आसमान में। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कॉन्स्टेलेशन के बारे में। तो थर्ड पॉइंट में हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं, तो हम एग्जाम्पल में ये देखिए जो भी हैं, तो हम एग्जाम्पल में इसका ओरियन देख लेते हैं। ओरियन जो कि ठंडी के दिनों में आप देखेंगे कि देर रात्रि इमेज, एक इमेजिनरी इमेज बनता है। तो ओरियन को हम ठंडी के दिनों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठंडी के दिनों में देर रात्रि हमको ओरियन दिखाई देता है, जो कि क्या है? एक कॉन्स्टेलेशन है। वैसे एग्जांपल में ये दुनिया भर के एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, लीरा है, ड्रैको है, बिग डीपर है, लिटिल डीपर है, फिर यहाँ विर्गो है। ठीक है, कोरोना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कोरोना, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये कॉन्स्टेलेशन का नाम ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कहीं एग्ज़ाम में पूछ ले, किसी एग्जामिनर के ध्यान में आ जाए कि ऐसी कोई कॉन्स्टेलेशन है, तो ऐसे ऑप्शन क्रिएट कर सकता है कि कोरोना इज है, उसके बाद ऑप्शन में दे देगा, और उसमें कहीं ये कॉन्स्टेलेशन दे दिया, तो आप पढ़े हैं तो फिर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के विषय में हम बात करेंगे, जो कि स्टार है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टेलेशन के बारे में। तो नेक्स्ट हम स्टार के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये इसका एंटरटेनमेंट कीजिए, स्टार को विजुलाइज कीजिए, और अपने माइंड में इसका एक स्ट्रक्चर एक तैयार कीजिए। उसके विषय में हम इसको ब्रीफली जान लेते हैं। वैसे तो स्टार के विषय में ज़्यादातर आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम इसमें देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, डिफिनीसन इसका। तो डिफिनीसन में स्पेस में एग्जिस्टेड जो भी बॉडीज़ जो सेल्फ लाइट इमिट करते हैं, जिनका स्वयं का रेडिएशन होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्टार हैं। जिनका सेल्फ लाइट मतलब स्वयं का प्रकाश हो, प्लस वो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हों, रेडिएट करते हों, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हों, वो क्या कहलाते हैं? स्टार कहलाते हैं। ये हमारा हो गया डिफिनीसन। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अब जो अपना स्टार है सन,
सन भी एक स्टार है जिसका स्वयं का लाइट है और उसके रेडिएशन से ही हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट सन में देख लेते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो है हमारा इसके नियरेस्ट, जो अपने सन से, अपने प्लैनेट से नियरेस्ट जो स्टार है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी, ठीक है। ये हमारे सन से या हमारे प्लैनेट से बोल सकते हैं 4.22 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे है। 4.22 लाइट ईयर हम बता चुके हैं कि 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है। तो ये हमारे सन से, हमारे प्लैनेट से 4.22 लाइट ईयर की डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करता है। इसमें दो अन्य एग्जाम्पल भी हैं, अल्फा सेंचुरी ए प्लस एक और है जो बाइनरी सिस्टम में है, अल्फा सेंचुरी बी। ये भी दो मतलब स्टार हैं जो कि 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2 पॉइंट, पहला डिफिनीशन। दूसरा हो गया नियरेस्ट जो स्टार है, और ये अन्य दो अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी जो 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है। इसमें क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि नियरेस्ट कौन है, और अन्य जो दो बाइनरी स्ट्रक्चर मतलब एक दूसरे के आसपास मंडराते हुए ये दो स्टार हैं। तो ये है हमारा अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं स्टार का जो नेचर है अकॉर्डिंग टू कलर कि अगर स्टार का कलर नेचर इसका जान लेते हैं कलर बेसिस, कलर के अकॉर्डिंग तो हम जान लेते हैं यदि कोई स्टार है, यदि उसका कलर रेड है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला नहीं होगा, उसमें हीट बहुत अधिक नहीं होगा, ठीक है। ये अगर रेड दिखाई देता है। अगर वो ऑरेंज है, ऑरेंज मीन्स वो हीट प्रोड्यूस, उसमें हीट अधिक मात्रा में, उसका टेम्परेचर अधिक है, ठीक है। यदि जो वो ब्लू है, ब्लू मीन्स वो काफ़ी उसका टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है। तो ये रहा हमारा उसका नेचर, उसके कलर बेसिस। तो हम स्टार के विषय में इतना ही जानते हैं, आगे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे प्लैनेट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट प्लैनेट। सबसे पहले तो आप ये सोलर सिस्टम का इमेज विजुलाइज कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जान लेते हैं प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट, अब प्लैनेट में हम जान लेते हैं पहला पॉइंट इसका डिफिनीशन ये है हमारा स्टार के रिवर्स बोल सकते हैं। स्टार के रिवर्स में हम इसका डिफिनीशन बोल सकते हैं कि जो भी पिंड स्पेस में हैं जिनका स्वयं का लाइट नहीं है, वो किसी अन्य के लाइट पे डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? प्लैनेट बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी जिसके पास मतलब लाइट नहीं है वो किसी अन्य के लाइट से मतलब प्रकाशित होती है, रेडिएशन से अपना मतलब एग्जिस्टेंस में है, उस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो वो प्लैनेट नहीं कहलाता है। नहीं तो मून का भी सेम नेचर होता, उसका एक अपना स्पेशल डिफिनीशन है जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिफाइन करता है, ठीक है। तो हम प्लैनेट के डिफिनेशन के विषय में बस डिफरेंस की तरह देख सकते हैं कि इनका स्टार के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंस के रूप में देख सकते हैं कि इनका स्वयं का लाइट नहीं होता है, नॉट सेल्फ लाइट प्लस नॉट रेडिएशन, ठीक है। वो हमारे मतलब जो बॉडीज़ हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं वो प्लैनेट हम उनको बोल सकते हैं। यहाँ पे हम मून को, एस्टेरॉयड को अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक डिफिनीशन है। यदि जो हम देखें
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक डिफिनीसन है, यदि उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लैनेट को डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक डिफिनीसन देता है कि यदि कोई भी बॉडी जिसका मास जो प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है उससे 27% मैक्सिमम है, ठीक है, कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इसका मास जो है ये +27% है प्लूटो के, ठीक है। ये हमारा प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट, तो ये हमारा हो जाएगा प्लैनेट। तो ठीक है, आप ऐसे इसका डिफिनीसन समझ सकते हैं, प्लैनेट का डिफिनीसन। और वैसे नॉर्मली आपको डिफाइन करना हो तो वो बॉडी जिसका मतलब स्वयं का लाइट ना हो प्लस रेडिएशन जिसका स्वयं का ना हो, वो किसी स्टार पे डिपेंड करता हो, ऐसे भी डिफिनीसन दे सकते हैं, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड डिफिनीसन नहीं होगा। यदि जो आप इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का डिफिनीसन लेते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि कोई भी बॉडी जो प्लूटो के मास से 27% अधिक मास रखता हो वो क्या कहलाएगा, प्लैनेट, ठीक है। उसका एक डिस्टेंस लिमिटेशन है, ठीक है, तो उसके विषय में हम आगे डिटेल में जानेंगे। ये रहा प्लैनेट का डिफिनीशन। अब इसमें आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि अभी तक इसमें 8 प्लैनेट दिए गए हैं, कितने, 8 प्लैनेट, लेकिन अभी हाल ही में एक और प्लैनेट का दावा किया जा रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, जिसका नाम है प्लैनेट 9, जिसका मास ग्रेटर देन है 10 टाइम अर्थ के मास से, 10 टाइम अर्थ के मास से अधिक, ऐसा मतलब बताया जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में इसको भी एक प्लैनेट के रूप में काउंट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम प्लैनेट में नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जान लेते हैं। प्लैनेट में सबसे पहले इम्पोर्टेंट, तो जैसा कि हमने काउंटिंग इसका बता दिया कि मतलब 8 से 9 ये वेरी कर रहा है। प्लैनेट 9 जब से आया है एग्जिस्टेंस में और जब से इसको आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। और इसके विषय में हम जान लेते हैं कि इनकी अरेंजमेंट, मान लीजिए ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है, ये और ये, ठीक है, और ये भी, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे नियरेस्ट मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अपनी अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद ये रहा हमारा जुपिटर ये है जुपिटर, उसके बाद ये सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ऐसे इनका अरेंजमेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि ये ऐसे ऑर्बिट में है, लेकिन ये एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं, ठीक है। आखिर ये ऐसे इनका अरेंजमेंट कैसे है, तो आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, G = G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R², ठीक है। तो इसमें जो कैपिटल G है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलते हैं, ये एट्रैक्शन ऑफ फोर्स है जो इन बड़े बड़े पिंडों के बीच में कार्य करता है, और इनका जो सीक्वेंसिंग है, इनका जो ऑर्बिट में रोटेशन है, इनका जो डिस्टेंस मेंटेनेंस है, ये कैपिटल G ही बैलेंस करता है। और इस फोर्स की, एट्रैक्शन ऑफ फोर्स से ये सभी एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए ये अपनी पोजीशन से डिफर नहीं करते, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्लैनेट में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इनका हम ऑर्डर देख लेते हैं। प्लैनेट में ऑर्डर इनका अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस तो हम समझ चुके हैं,
तो हम अकॉर्डिंग टू साइज़ देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइज़ इसमें देखें तो जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है साइज में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सैटर्न, उसके बाद आता है हमारा यूरेनस, उसके बाद आता है नेपच्यून, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है अर्थ, अर्थ से छोटा है हमारा वेनस, वेनस से छोटा है मार्स, मार्स से छोटा है मरकरी, ठीक है। तो ये रहा हमारा आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर में बढ़ते से घटते क्रम में जो मास है उनके मतलब प्लैनेट का ऑर्डर हम देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर प्लैनेट में हम एक पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट देखें, इनका ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, एग्ज़ाम में वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है वो क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम डिसेंडिंग आर्डर में देख रहे हैं, बढ़ते से घटते क्रम में। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आता है अर्थ, ठीक है। अर्थ का डेंसिटी सबसे अधिक है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको समझ लेते हैं 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ये है कि इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 5.5 ग्राम है, ठीक है। क्योंकि इसमें अधिक से अधिक मात्रा में सॉलिड चीज़ें हैं, मिट्टी है, और अभी ये जो जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है, ये सब क्या है, ये इन सबों में गैस की मात्रा अधिक है, ठीक है। इसलिए इन सब की डेंसिटी कम होती है। ये जाहिर सी बात है, मिट्टी के कंपेरिजन में गैस हल्का होता है, इसलिए इन सबों का डेंसिटी कम होता है। तो इसमें सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होती है, अर्थ की होती है, जो कितनी होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एग्जाम में केवल ये पूछेगा, डाटा यदि पूछना रहा और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया सबसे अधिक किसका है, तो वो है अर्थ का। दूसरे स्थान पे कौन है, मरकरी। तीसरे स्थान पे कौन है, तो तीसरे स्थान पे अकॉर्डिंग टू डेंसिटी में वीनस है। उसके बाद चौथे स्थान पे कौन है, मार्स है। पांचवें स्थान पे कौन है, जुपिटर है। छठे पे नेपच्यून, सातवें पे यूरेनस, आठवें पे कौन है, सबसे लास्ट में सैटर्न, ठीक है। तो ये रहा हमारा अरेंजमेंट। अर्थ, फिर है हमारा मरकरी जिसको हम बुध बोलते हैं, ये वीनस जिसको हम शुक्र बोलते हैं, ये मार्स जिसको हम मंगल बोलते हैं, जुपिटर जिसको हम बृहस्पति बोलते हैं, और फिर ये नेपच्यून जिसको हम क्या बोलते हैं, वरुण बोलते हैं, ठीक है। ये रहा यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं, ये रहा सैटर्न जिसको हम शनि बोलते हैं। तो ये रहा हमारा अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इनका आर्डर, ठीक है। इसमें एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका जोवियन प्लैनेट। तो जोवियन प्लैनेट क्या होता है, जो भी प्लैनेट जैसे जुपिटर से लेके नेपच्यून तक का जो भी, देखिए पहले ये हैं हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं। लेकिन इसके बाद जो बहुत बड़े बड़े जियांट प्लैनेट हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल प्लैनेट हैं जिनमें गैस की मात्रा अधिक होती है, उनको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। क्या, जोवियन प्लैनेट, ये एग्जाम में पूछ चुका है और फिर पूछ सकता है। क्या, जोवियन प्लैनेट कौन कौन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये हो गए हमारे जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में अर्थ, मरकरी, वीनस और मार्स है, ठीक है। तो ये हमारा प्लैनेट के विषय में, और प्लैनेट के विषय में आगे डिटेल में जानेंगे, ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे ड्वार्फ प्लैनेट के विषय में कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। तो सबसे पहले आप इमेज विजुलाइज कीजिए कि ये इसमें जो भी दिए हुए हैं इमेज को आप देखिए ध्यान से, उसके विषय में हम जानते हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा है छठा पॉइंट, ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स बौने ग्रह।
ड्रॉप प्लैनेट में अभी एक एग्जांपल देखे हैं हम प्लूटो का। तो ये हमारा इमेज में आप देख पा रहे होंगे प्लूटो है, ठीक है। प्लूटो में अब देखिए ड्रॉप प्लैनेट क्या होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिनका भी मास, तो हम उसको रिवर्स में देख सकते हैं कि वो सारे बॉडी, वो सारे पिंड, इस सबसे पहले इसका डिफिनीसन देखते हैं। तो ड्रॉप प्लैनेट के डिफिनीसन में हम समझ सकते हैं कि जो भी स्पेस में बॉडी एग्जिस्ट करती हैं जिनका मास पृथ्वी के मास से 27% कम हो, ठीक है, या तो फिर जिनका मास प्लैनेट के कंपैरिजन में हो, प्लैनेट के कंपैरिजन में हो, उनको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट। प्लैनेट मीन्स प्लूटो के कंपैरिजन में हो, तो जिनका मास प्लूटो जो ड्वार्फ प्लैनेट है एक, उसको मतलब इसमें कुल मिला जाके ऐसे प्लैनेट जिनका मास बहुत ही कम हो और जो मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट, सन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा दूरी पे हो, उनको हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कितने हैं हमारे, काउंट कर लीजिए। प्लूटो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है, इरिस एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो को 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ड्वार्फ प्लैनेट के लिस्ट में रखा गया था। उसके पहले ये प्लैनेट काउंट किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है इरिस, फिर ये है एक हाउमिया करके ड्वार्फ प्लैनेट, एक है मेकमेक। तो इसमें एग्जाम में पूछ सकता है, ये देखिए कि ये मतलब किसे क्या है, प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, कॉन्स्टलेशन, ऐसे। तो फिर आप प्लूटो, इरिस, हाउमिया, मेकमेक याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं प्लूटो के विषय में डिटेल। देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने की संभावना है ड्वार्फ प्लैनेट में, तो वो है हमारा प्लूटो से। तो प्लूटो को हम डिफाइन कर चुके हैं। तो जैसा कि 2006 में हमने बताया कि इसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया था, क्योंकि इसकी साइज और मास बहुत कम था, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। इसका कुछ मून देख लेते हैं, तो आगे हैं तो फिर हम देख लेते हैं। इसमें इसका एक मून है चेरॉन, जो कि इसका सबसे बिगेस्ट मून है। देखिए जैसा कि अपने अर्थ का भी एक मून है, वैसे ड्वार्फ प्लैनेट का भी मून है और अन्य प्लैनेट का भी मून है, जो आगे हम जानेंगे। तो सबसे बिगेस्ट है चेरॉन। चलिए ठीक है, हम इसको बैकग्राउंड इमेज से समझते हैं। देखिए ये प्लूटो का एक, जहाँ पे ये सर्कलिंग हो रही है, प्लूटो का एक क्या है, मून है चेरॉन, जो कि साइज में निक्स, स्टाइक्स, कर्बस, हाइड्रा से बड़ा साइज में है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है हमारा ड्वार्फ प्लैनेट के विषय में जो भी डिटेल है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं ड्वार्फ प्लैनेट के विषय में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं ड्वार्फ प्लैनेट के विषय में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पे जो एक दिन होता है, वन डे, जो हमारे पृथ्वी पे 61/2 दिन के बराबर होता है, ठीक है। हमारे पृथ्वी पे 61 जो हमारी पृथ्वी का है, 61/2 दिन के इक्वल उसका एक दिन होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक फैक्ट। और इसके विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, डिफिनीसन हम जान चुके हैं। वो प्लैनेट का डिफिनीसन हम जाने हैं, वो भी ड्वार्फ प्लैनेट के रिस्पेक्ट में। मीन्स कि इफ़ एनी बॉडी कंटेन मास 27% मोर देन प्लूटो इज कॉल्ड अ प्लैनेट, ठीक है। तो वो डिफिनीसन हम अब जान चुके हैं, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक डिस्टेंस है, ठीक है, जो प्लैनेट फिर स्टार टू प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस मेजरमेंट का एक स्केल बोल सकते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देख लेते हैं। ये कितना होता है, ये 14,95,97,871 किलोमीटर, ठीक है। इतना का डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहलाता है, 14,95,97,871 किलोमीटर, ठीक है।
14,95,97,871 किलोमीटर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम मून के विषय में जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं मून के विषय में। ठीक है, तो ये हमारा 7वां पॉइंट, मून। मून के विषय में हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं। वैसे तो मून के विषय में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, तो हम मून के विषय में भी कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो डिफिनीशन आप पहले ही जान चुके हैं मून का। ठीक है, ये सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, जो कि जैसे सन के ऑर्बिट में प्लैनेट होते हैं, वैसे ही मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ के ऑर्बिट में ये मून होता है। ये बेसिक चीज़ है, ये हर किसी को पता होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिफिनीशन में हम जान सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मून के विषय में। तो मून के विषय में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट में कि मून और अर्थ के बीच में, ये हमारा मून है, अगर ये अर्थ है, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो इसके बीच में डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर का डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच में है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम जान लेते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अभी तक अर्थ के बियॉन्ड, अर्थ के परे अपनी पृथ्वी से अगर किसी अन्य बॉडी पे मनुष्य पहुंच पाया है तो वो है हमारा मून। ठीक है, ओनली विजिटेड सेलेस्टियल बॉडी बोल सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी के परे अगर कोई भी एक पिंड है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें ह्यूमन विजिट किए हैं, तो वो है हमारा मून के विषय में आगे और डिटेल में जानेंगे। ये तो हम कुछ फैक्ट जान रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब इसमें मून में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा मून कौन है, तो वो हमारा गैनीमीड जान लेते हैं। गैनीमीड जो कि जुपिटर का एक मून है। अपना मून तो अर्थ के पास तो मतलब अपना एक सिंगल मून है, लेकिन जुपिटर के पास बहुत सारे मून हैं, उसको और डिटेल में हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे बिगेस्ट मून जो है वो जुपिटर के पास है, जो कि क्या है, गैनीमीड। ठीक है, अब ये हो गया कुछ फैक्ट मून के विषय में। इसमें अन्य फैक्ट हम जान लेते हैं। अन्य फैक्ट में हम जान लेते हैं कि जैसा कि बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम मून का दूसरा साइड नहीं देख पाते हैं, कारण क्या है? तो कारण यही है कि इसका जो रेट ऑफ रिवोल्यूशन और जो इसका रेट ऑफ रोटेशन है, रेट ऑफ रिवोल्यूशन और रेट ऑफ रोटेशन, वो किसके इक्वल है? इक्वल टू अर्थ के रेट ऑफ रिवोल्यूशन और रेट ऑफ रोटेशन। मतलब इसका जो चक्कर लगाने का जो दर है, जो स्पीड है, वो पृथ्वी के स्पीड के इक्वल है। ठीक है, और इसका जो अपने अक्ष पे रोटेट करने की जो दर है, वो पृथ्वी पे, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है अपने अक्ष पे 24 घंटे में, और अपना एक पूरा लाइट ईयर अपना एक ईयर कंप्लीट करती है 365 दिन में। वैसे ही सेम नेचर मून का भी है, इसीलिए हम मून का दूसरा सिरा नहीं देख सकते। ठीक है, ये रहा कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मून के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एस्ट्रॉयड के विषय में। ठीक है, एस्ट्रॉयड क्या होता है? तो आप सबसे पहले इमेज विजुअलाइज कीजिए, जो बैकग्राउंड इमेज है आप इसको ध्यान से देखिए, और इसमें ये जो छोटे छोटे ये बॉडी दिखाई दे रही हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम जान रहे हैं किसके विषय में?
पढ़ रहे हैं एस्टेरॉयड के विषय में। तो एस्टेरॉयड के डिफिनीशन में या तो फिर इसके इंट्रोडक्शन में, सॉरी, एस्टेरॉयड ASTEROID, एस्टेरॉयड के विषय में हम जान लेते हैं। तो हम ये जो पिंड हमारे छोटे छोटे बॉडीज दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? एस्टेरॉयड है। एस्टेरॉयड के डिफिनीशन में हम जान लेते हैं कुछ इसका। इसमें फर्स्ट पॉइंट जान लेते हैं डिफिनीशन में कि मान लीजिए ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, ये है मार्स, और ये सॉरी ये जो हम इमेज देख पा रहे हैं ये है मार्स, और इधर एक है जुपिटर। वैसे तो सॉरी, एक हम आपको और अच्छे से बताते हैं। ये है मार्स जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है? जुपिटर। ये दो क्या है? प्लैनेट, और इनके बीच में एक बेल्ट है। ये जो आपको दिखाई दे रही है बेल्ट, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक है, कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो ये जुपिटर और मार्स के बीच में। हम आपको ले चलते हैं बैकग्राउंड इमेज में। ये तो पहले आप स्ट्रक्चर विजुअलाइज कर चुके हैं, हम आपको बैकग्राउंड इमेज में ले चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये है हमारा क्या? ये है मार्स, सॉरी हम बताते हैं। हाँ, ये है हमारा मार्स और ये है हमारा जुपिटर। अब इसके बीच में ये जो बेल्ट है, इसमें हमारे होते हैं क्या? एस्टेरॉयड, छोटे छोटे एस्टेरॉयड, ठीक है। तो हम इन्हीं को मतलब छोटे बॉडीज होते हैं। जैसा हम बोल सकते हैं कि जब नेबुला का फॉर्मेशन हो रहा था तो कुछ ऐसे मतलब पिंड या बॉडीज बच गए थे यूनिवर्स में जो अभी तक ऐसे रिवॉल्व करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉयड, ठीक है। चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो हम अब समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि ये है जो हमारे दिखाई दे रहा है एस्टेरॉयड। अब हम इसके विषय में, एस्टेरॉयड के विषय में और डिटेल में जान लेते हैं। एस्टेरॉयड के विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। अभी हाल ही में न्यूज में रहा है एक एस्टेरॉयड जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उल्टीमा थूले, जो विवादित था। ये किसी देश के प्रेसिडेंट के नाम पे था, तो इसको चेंज करके एराकोथ कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। क्या कर दिया गया है? एराकोथ कर दिया गया है, जिसका स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बॉडी की तरह ऐसे कुछ करके उसका स्ट्रक्चर है, जो कि एक एस्टेरॉयड है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसके विषय में जानकारी रखिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लें अगर एस्टेरॉयड के विषय में, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एक चीज़ और जान सकते हैं, अभी जो 29 अप्रैल वाली बात थी, तो वो भी एक एस्टेरॉयड ही पृथ्वी की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। तो ये रहा हमारा टोटल आज का सेशन स्पेस के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। थैंक यू।